हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन भाषा एवं साहित्य की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सल्तनत कालीन भाषा एवं साहित्य को। सबसे पहले हम थोड़ा सा सामान्य परिचय इसका देखेंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन की कला दृढ़ता से स्थापित हो गई। इतिहास लेखन की जो कला थी वो पहले से भी व्याप्त थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ इसको और ज्यादा दृढ़ता मिली। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। 10वीं सदी में भारत में तुर्कों के आगमन के साथ ही फारसी भाषा का प्रवेश हुआ था। बात करें भारत में फारसी भाषा के आगमन की, तो जब भारत में जो आक्रमण थे वो हुए, तो तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में जो फारसी भाषा थी उसका भी आगमन हुआ। किंतु फारसी के अलावा भी संस्कृत, हिंदी और जो उर्दू भाषाएं थी उनमें भी साहित्य का सृजन हुआ था। भक्ति आंदोलन की वजह से जो क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाएं थी उनका भी विकास हुआ, क्योंकि भक्ति आंदोलन में जो भी भक्ति आंदोलन के संत थे या जो भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जो क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाएं थी यानी कि लोगों की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें साहित्य का सृजन किया था। फिरोज तुगलक के समय मइजुद्दीन फिरोजाबादी ने कामुस नामक एक बृहत अरबी कोश की रचना की थी, यानी कि ये जो कामुस था वो एक अरबी कोश यानी कि अरबी डिक्शनरी थी। दिल्ली के सुल्तानों में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में आमिर खुसरो की अध्यक्षता में फारसी के विकास हेतु राजकीय पुस्तकालय भी खोला था, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने फारसी भाषा के विकास के लिए एक राजकीय पुस्तकालय खोला था और उसका जो अध्यक्ष था वो आमिर खुसरो को बनाया था। बात करें फारसी भाषा के विकास के केंद्र की, तो जो लाहौर था वो उस समय फारसी भाषा के विकास का प्रमुख केंद्र था। आमिर खुसरो की बात करें तो आमिर खुसरो फारसी का सर्वश्रेष्ठ कवि था। उसने ऐतिहासिक मसनबी भी लिखी है। आमिर खुसरो ने फारसी की नई शैली सबक ए हिंदी जिसे कहते हैं उसका भी विकास किया था। आमिर खुसरो गर्व के साथ कहता है कि दिल्ली बुखारा का बौद्धिक प्रतिस्पर्धी बन गया, यानी कि जो बुखारा था वो उस समय ज्ञान के लिए या ज्ञान की जो प्रसार था उसके लिए काफी फेमस था। तो आमिर खुसरो उसी से तुलना करते हुए कहता है कि जो दिल्ली है वो भी बुखारा का बौद्धिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। वह दिल्ली को हजरत दिल्ली यानी कि पवित्र दिल्ली तथा दूसरा स्वर्ग बताता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सूफी संत जियाउद्दीन नक्शबी ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का अनुवाद किया था। इसके अलावा ये जो नक्शबी था इसने दो और पुस्तकों का भी अनुवाद किया था, जो कि है एक तो थी कोका पंडित की कोक शास्त्र, यानी कि कोका पंडित ने कोक शास्त्र लिखी थी, इसका अनुवाद किया जिसको रति रहस्य भी कहते हैं। इसके अलावा एक और जो अन्य पुस्तक थी वो योग वशिष्ठ थी, तो इसका भी नक्शबी ने अनुवाद किया था। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में जो अरबी और फारसी साहित्य की रचना की गई उनकी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ अरबी और जो फारसी साहित्य था उसके बारे में देखेंगे। संस्कृत और जो हिंदी साहित्य है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली जिस पुस्तक की हम बात करने वाले हैं वो है चचनामा। इसको फतेहनामा भी कहते हैं। चचनामा नामक जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, यानी कि ये पुस्तक किसने लिखी है इसका हमें इसकी जो कोई भी जानकारी है वो प्राप्त नहीं होती है। बात करें कि इसमें दिया क्या गया है, तो इसमें अरबों की सिंध विजय का इतिहास दिया गया है, यानी कि अरबों ने सिंध को जो विजय किया तो वो कैसे किया उसका पूरा इतिहास इसमें वर्णित है। इसका जो मूल नाम है वो फतेहनामा था। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने इसका नसरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुवाद किया था। यानी कि बात करें इसके फारसी अनुवाद की, तो इसके फारसी जो अनुवाद था वो नसरुद्दीन कुबाचा के समय मोहम्मद अली बिन अबू बकर काफी ने किया था। दूसरी पुस्तक की बात करें तो ये है कानून मसूदी या फिर इसको जवाहिर उल जवाहिर भी कहते हैं। इसमें सिंध पर अरब आक्रमण की चर्चा की गई है। इसका जो लेखक है वो भी अज्ञात है, यानी कि इसमें भी सिंध पर जो आक्रमण किया अरबों ने उसका वर्णन है, लेकिन इसको लिखा किसने है तो ये इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आगे बात करें तो अलबरूनी की। अलबरूनी एक लेखक है। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। आप जानते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी है उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे, तो उसी के साथ अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी क्या था, तो ये ख्वारिज्म यानी कि फारस के खीवा नगर का निवासी था। अलबरूनी संस्कृत, अरबी, फारसी का विद्वान था, यानी कि संस्कृत जानने वाला भी है, पहला मुस्लिम विद्वान था। इसके अलावा ये त्रिकोणमति का विशेषज्ञ भी था। इसकी जो पुस्तक है फेमस वो है तहकीके हिंद। इसका जो ये रचयिता है यानी कि अलबरूनी है, अलबरूनी की फेमस पुस्तक है ये तहकीक हिंद। ये जो ग्रंथ है वो अरबी भाषा में लिखा गया है और इसका अरबी से अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो एडवर्ड सचाउ ने 1888 में किया था, यानी कि मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखा गया है। बाद में अरबी से इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो एडवर्ड सचाउ ने 1888 में किया था। आगे बात करें तो जो अलबरूनी है उसका और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अलबरूनी का जो पहले ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है किताबुल हिंद में महमूद ने क्या किया है, जो महमूद का भारत पर आक्रमण है उसके प्रभावों
प्रभावों का उसने इसमें वर्णन किया, यानी कि अल-बरूनी का जो ग्रंथ है किताबुल हिंद, उसमें महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए और उनसे क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, उसके प्रभावों का वर्णन किया है। किताबुल हिंद को 11वीं सदी का जो भारत है उसका दर्पण भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं उत्बी की। उत्बी की बात करें तो उत्बी ने तारीख यामिनी या फिर पुस्तकुल यामिनी नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में महमूद ने भारत पर जो आक्रमण हुए थे उनका वर्णन है, यानी कि महमूद ने जो भारत पर आक्रमण किए हैं उसने भी इसका वर्णन किया है। यद्यपि उत्बी कभी महमूद के साथ भारत नहीं आया था, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो अलबरूनी है वो महमूद के साथ भारत आया था, इसलिए उसने यहाँ पर जो उसने आक्रमण किए थे उसका वर्णन किया है। लेकिन उत्बी ऐसा इतिहासकार था जिसने भारत पर हुए महमूद के आक्रमणों का वर्णन तो किया है, लेकिन ये कभी भी महमूद के साथ भारत नहीं आया था, यानी कि इसने अपने देश में रहते हुए ही यहाँ के जो आक्रमण हुए थे उनके बारे में लिखा है। आगे बात करते हैं फिरदौसी की। फिरदौसी की बात करें तो ये गजनवी का समकालीन था, यानी कि इसने भी गजनवी के टाइम पे ही लेखन कार्य किया है। फिरदौसी ने जो शहनामा पुस्तक है उसकी रचना की थी। आगे बात करते हैं जैनुल अखबार की। जैनुल अखबार की बात करें तो ये एक ग्रंथ है जैनुल अखबार। इसकी जो रचना है वो अबू सईद के द्वारा की गई है और ये जो ग्रंथ है वो मूलतः ईरान का इतिहास है, यानी कि ये जो जैनुल अखबार है इसमें ईरान का इतिहास हमें मिलता है, लेकिन ईरान के इतिहास के साथ साथ इसमें महमूद गजनवी के जीवन पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता है। आगे हम बात करते हैं तारीख सिंध की। तारीख सिंध की बात करें तो इसे तारीख मासूमी भी कहा जाता है। ये क्या है, सिंध का विस्तृत इतिहास है। इसकी जो रचना है वो 1600 ईस्वी में भक्कर के मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। इसमें सिंध की अरब विजय से लेकर अकबर के काल तक का जो सिंध का इतिहास है वो वर्णित है, यानी कि इसकी जो रचना है वो अकबर के काल में की गई है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो हमें सल्तनत काल की जानकारी ज्यादा मिलती है। हसन निजामी की बात करें तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी विद्वान था, यानी कि दरबारी जो लेखक था वो था। इसने ताजुल मासिर नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। यह ग्रंथ 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक का वर्णन देता है। यह ग्रंथ दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय संकलन माना जाता है, यानी कि ये पहला ग्रंथ था जो कि राजकीय तरफ से, यानी कि राज्य की तरफ से जो राज्य का लेखक था, राज्य का दरबारी लेखक था, उसने इसको लिखा था। हसन निजामी को दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहासकार माना जाता है। हसन निजामी के अनुसार तिरहम व दिनार जो नामक सिक्के थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाए थे, परंतु अन्य स्रोतों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने किसी प्रकार के कोई भी सिक्के चलाए थे। आगे बात करते हैं फकरे मुदब्बिर की। फकरे मुदब्बिर की बात करें तो फकरे मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। इसने आदाबुल हर्ब की रचना की थी। आगे बात करें तो इस पुस्तक से तुर्कों की युद्ध प्रणाली की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं मिनहाज उस सिराज की। मिनहाज उस सिराज की बात करें तो मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी की रचना की है। नसरुद्दीन महमूद के समय मिनहाज उस सिराज दिल्ली के सल्तनत का काजी उल कुजात यानी कि मुख्य काजी भी बनाया गया था। तबकाते जो नासरी है उसमें दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास हमें मिलता है और इसमें जो कुल अध्याय हैं वो 23 है, यानी कि इसमें जो पूरी दिल्ली सल्तनत है उसका क्रमबद्ध इतिहास जानने को मिलता है। इसमें पैगंबर मोहम्मद से लेकर नसरुद्दीन महमूद के समय अर्थात 1260 तक का वर्णन मिलता है। इसकी जो रचना है वो फारसी भाषा में हुई थी, लेकिन एच.जी. रेवती ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन मलिक जुबैनी की। अलाउद्दीन मलिक जुबैनी की बात करें तो इनकी जो किताब है उसका नाम है तारीख जहांगुशा। इसमें चंगेज खान द्वारा ख्वारिज्म राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का भारत तक पीछा करने का विवरण मिलता है कि चंगेज खान जब राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था तो वो पूरा जो वर्णन है वो हमें इस पुस्तक में दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं आमिर खुसरो की। आमिर खुसरो की बात करें तो आमिर खुसरो ने कई रचनाएं लिखी हैं, यानी कि कई रचनाएं उसने लिखी हैं, जिनसे प्रमुख जो है उनको हम एक एक करके डिटेल में यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी पुस्तक किरानुस्सदामन या फिर किरानुस्सादेन की। इस ग्रंथ में दिल्ली को आदर्श दिल्ली कहा गया है। यह कैकोबाद के आदेश पर लिखी गई थी, यानी कि जो किरानुस्सादेन है इसको कैकोबाद के आदेश पर लिखा गया था। यह जो ग्रंथ है वो पद्य में है। इस ग्रंथ में बलबन के पुत्र बुगरा खां तथा कैकोबाद का वर्णन है। आगे जो दूसरा ग्रंथ है आमिर खुसरो का वो है मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह की बात करें तो इस ग्रंथ में जलालुद्दीन के विजय अभियानों का वर्णन है। यह ग्रंथ भी पद्य भाषा में ही लिखा गया, यानी कि जो पद्य शैली है उसमें ही लिखा गया है, यानी कि गायन के रूप में लिखा गया है। इस ग्रंथ में मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन का भी वर्णन मिलता है। अगले ग्रंथ की बात करें तो वो है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह या फिर तारीख इलाही भी इसे कहते हैं। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियान और उसके समय जो मंगोल आक्रमण हुए थे उनका वर्णन इसमें मिलता है। इसके अलावा इसी ग्रंथ में आमिर खुसरो का कहना है कि जो शतरंज है, शतरंज का जो आविष्कार है वो भारत में हुआ था। खजाइनुल फुतूह में आमिर खुसरो अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी जो उपाधियां हैं उनसे विभूषित ये
करता है, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी की ये उपाधियां हैं ये हमें खजाइनुल फतूह में ही देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं देवल रानी और खिज्र खां की, जिसे आशिका भी कहते हैं, यानी कि ये जो रचना है वो आशिका है। इसमें जो देवल देवी है, देवल देवी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन मिलता है। इसी में अलाउद्दीन के गुजरात अभियान का तथा अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में मलिक काफूर के द्वारा जो सत्ता हस्तगत करने के लिए जो भी षड्यंत्र वगैरह किए गए थे उनका जो उल्लेख है वो भी हमें आशिका में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आशिका में ही अमीर खुसरो ने कहा है कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। एक और रचना की बात करें तो वो है नूर सिपेहर। नूर सिपेहर भी क्या है, आमिर खुसरो का ही ग्रंथ है और ये जो ग्रंथ है ये 9 भागों में विभाजित है, यानी कि इसके 9 भाग हैं। इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन आमिर खुसरो देता है, यानी कि जो मुबारक शाह खिलजी है उसके जो भी सैनिक अभियान है वो इसमें वर्णित हैं। इस ग्रंथ में वह हिंदुस्तान की प्रशंसा करता है। हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या फिर हिंद का तोता भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में उसने भारत को धरती का स्वर्ग भी कहा है। अगले ग्रंथ की बात करें तो वो है तुगलकनामा। तुगलकनामा की बात करें तो यह आमिर खुसरो की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें गियासुद्दीन के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसके अलावा भी आमिर खुसरो ने कई ग्रंथों की रचना की है। आमिर खुसरो के अन्य ग्रंथों की बात करें तो आमिर खुसरो ने जो अन्य ग्रंथ लिखे हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है मजनू और लैला, दूसरा है अफजालुस सवाहिद, तीसरा है शिरीन खुसरो, हस्त बिहिस्त जो कि एक फारसी भाषा की कविता है, और जो ये अफजालुस सवाहिद है ये खुसरो और जो औलिया थे उनका वार्तालाप यानी कि उनकी बातचीत है। इसके अलावा तारीख दिल्ली, उसके अलावा मतलाउल अनवर, खमसाए पंचगज और एजाजे खुसरबी भी इसकी रचनाएं हैं। आगे हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो बर्नी एक कट्टर इतिहासकार था, यानी कि कट्टर इस्लामी इतिहासकार था। बर्नी सल्तनत का पहला इतिहासकार था जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। बर्नी के जन्म की बात करें तो 1285 ईस्वी में बरन यानी कि बुलंद शहर में इसका जन्म हुआ था। बर्नी भी औलिया का शिष्य था और बर्नी ने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है। आगे बात करें तो बर्नी एक मात्र इतिहासकार है जिसका अंतिम समय जो था वो उसका जो सामाजिक बहिष्कार था वो कर दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बर्नी को जिंदा दिल साथी और नदीम की उपाधि दी थी। इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो जो पहला ग्रंथ है वो है तारीखे फिरोजशाही। तारीखे फिरोजशाही की बात करें तो बर्नी ने तारीखे फिरोजशाही की जो रचना है वो भटनेर जेल में की थी, यानी कि जिस समय इसकी रचना की वो जेल में था। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो इलियट और डाउसन ने किया है। इसमें बलबन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक का जो इतिहास है वो वर्णित है। अगले ग्रंथ की बात करें तो वो है फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी की बात करें तो इस पुस्तक में मुस्लिम शासन व्यवस्था और आदर्श मुस्लिम शासकों के गुण तथा गजनबी को अपने पुत्रों के लिए दिए गए संदेशों का वर्णन है। अगले ग्रंथ की बात करें तो वो है शानाए मोहम्मदी या फिर साहिब नात मोहम्मद। इसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी गई है। आगे अगले ग्रंथ की बात करें तो वो है हसरतनामा। हसरतनामा की बात करें तो इसमें मुस्लिम कानूनों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है सालाते कबीर तथा तारीख आले बरामिका, ये भी बर्नी की अन्य रचनाएं हैं। यहाँ पर एक नोट है तो उसे देख लेते हैं। तो जो फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक ने बर्नी पर विद्रोह का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया था और उसकी जो सारी संपत्ति थी वो जब्त कर ली थी। फिरोज तुगलक को ही खुश करने के लिए उसने भटनेर जेल में रहकर तारीख फिरोज शाही और जो फतवाए जहांदारी है उसकी रचना की थी, लेकिन ये जो ग्रंथ है वो कभी भी फिरोज तुगलक तक नहीं पहुंच पाए थे। आगे हम बात करते हैं बद्रे चाच की। बद्रे चाच एक और लेखक थे। तो बद्रे चाच की जो रचना है उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो है दीवाने चाच। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा की गई है और उनकी शान में कसीदे पढ़े गए हैं। आगे बात करें मोहम्मद बिहमद खानी की। मोहम्मद बिहमद जो खानी है उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख मोहम्मदी। इसके बाद बात करते हैं इसामी की। इसामी की बात करें तो इसामी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, लेकिन उनके ग्रंथ फुतुह सलातीन मोहम्मद बिन तुगलक के बजाय बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह यानी कि जिसे हसन गंगू भी कहते थे उसको समर्पित है। यानी कि ये था तो जो मोहम्मद बिन तुगलक उनके समकालीन, लेकिन जो इसने ग्रंथ लिखा फुतुह सलातीन उसको डेडिकेट या फिर कहें कि समर्पित किसको किया था, तो ये बहमनी वंश का जो संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह उसको समर्पित किया था। इस ग्रंथ में 999 से लेकर 1350 ईस्वी तक का जो वर्णन है वो दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक की रचना की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। इब्न बतूता का जो जन्म है वो 1304 ईस्वी में तांजियार मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में हुआ था, यानी कि ये अफ्रीकी यात्री था जो कि भारत में आया था। और भारत में ये कब आया था, तो भारत में ये 1333 ईस्वी में आया था और 14 वर्षों तक ये भारत में रहा था। इसे मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री भी माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था, जिस पर उसने लगभग 8 वर्षों तक कार्य किया था। इसके अलावा बात करें इसके श्रुत लेखों की, यानी कि इसने जो बोलकर पूरा वर्णन किया था उसको लिखा किसने था, तो उसको इब्न जुजाई ने लिखा था। यानी कि जब ये यहाँ से अपने देश चला गया था उसके बाद
बाद इसने जो लेखन कार्य किया था, यानी कि जो भी अपनी यात्रा का जो वृतांत था वो सुनाया था, तो उसको जो लेखन कार्य उसका किया था तो वो इब्न जुजाई ने किया था। इब्न बतूता ने ढोल की आवाज के साथ महिला के सती होने का उल्लेख भी किया है। इसके अलावा 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन के जो सम्राट था तोगन तिमूर उसके दरबार में भेजा था। इब्न बतूता का जो अंतिम समय था, यानी कि बाद में ये अपने देश लौट गया था, तो जो अंतिम समय था अपने जीवन का वो इसने जो मोरक्को के सुल्तान थे उनकी सेवा में व्यतीत किया था और उसी के आदेश पर इसने अपना जो यात्रा विवरण था उसको लिखा था, जिसका नाम रेहला है या फिर इसको सफरनामा भी कहते हैं। अरबी भाषा का ग्रंथ है ये एक, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो ली और गिब्स ने किया है। आगे बात करें तो जो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक या फिर जो उसका यात्रा वृतांत है रिहला, वो अधिक प्रमाणित माना जाता है, क्योंकि जो रिहला की रचना थी वो भारत से बाहर, यानी कि जब वो अपने देश लौट गया था तो अपने देश में जाकर की थी, तो उस पर शासक का कोई भी डर या फिर कोई भी लालच जैसी कोई भी भावना नहीं थी, तो उसने बेखौफ होकर जो भी सच्चाई थी उसको लिखा था, इसलिए इसको ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि उसे सुल्तान का कोई भी भय नहीं था। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर और संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी उसने दिल्ली को बताया था। आगे बात करते हैं शमसे सिराज अफीक की। शमसे सिराज अफीक की बात करें तो इसने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जो संपूर्ण वर्णन है वो मिलता है। इस पुस्तक की रचना तुगलक के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय की गई थी, यानी कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, उसके समय पर इसकी रचना की गई थी। इस पुस्तक में टोटल 90 अध्याय हैं और ये 5 भागों में विभाजित है। इसमें फिरोज के शिकार पार्टियों का और जो मदिरा विभाग था उसका भी उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं मालफुजाते तिमूरी का। मालफुजाते तिमूरी क्या है, तो ये तैमूर लंग की आत्मकथा है। ये तैमूर ने तुर्की भाषा में लिखवाई थी। अबू तालिब हुसैनी ने इसका जो फारसी अनुवाद था वो किया था, और कब किया था, तो ये मुगल बादशाह शाहजहां के समय किया था और उसी को भेंट किया था। आगे बात करते हैं जफरनामा की। जफरनामा की बात करें तो यह पुस्तक भी तैमूर लंग की ही जीवनी है, यानी कि ये भी तैमूर लंग के बारे में बात करती है। तैमूर लंग के अभियानों का इसमें वर्णन मिलता है। इसकी जो रचना थी वो तैमूर की मृत्यु के 30 साल बाद उसके पोते के संरक्षण में सिराजुद्दीन अली याजिदी ने की थी। आगे बात करते हैं राजकुमारी तुगलक की। राजकुमारी तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश की राजकुमारी थी। फुतुहाते राजकुमारी शाही नामक ग्रंथ की रचना इसने की। यह ग्रंथ मारिया शाह तुगलक की आत्मकथा, यानी कि जो राजकुमारी थी उसकी आत्मकथा है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से कुछ जो संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि मिलते हैं उनकी, तो एक है बेहाकी। बेहाकी का है तारीख बेहाकी। इसके अलावा अबुल फजल मोहम्मद हुसैन अल बहरी का है तारीख मसूदी। हमदुल्ला मुश्ताकी काजवीनी का है तारीख गुजीदा। और नसरुद्दीन मोहम्मद औफी का है जुवामिल हिकायत। तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ जो फारसी और अरबी साहित्य है उसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में बात की। अपना अगला जो वीडियो है उसमें हम संस्कृत और जो हिंदी साहित्य का विकास दिल्ली सल्तनत के दौरान हुआ उसकी बात करेंगे। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।